अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर और बुक्का, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी सिकंदर लोदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो थे ये तेलुगु विद्वान थे। क्या थे? तेलुगु विद्वान थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के शासन काल को क्या बोला जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक एज बोला जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक एज बोला जाता है किसके शासनकाल को? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, और कृष्णदेव राय के द्वारा संस्कृत में 2 रचना लिखा गया था। वो कौन कौन है देख लेते हैं। जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम पहला, ये संस्कृत रचना है। और एक और संस्कृत रचना है, उसका क्या नाम है? तो उषा परियम। क्या नाम है? उषा परियम। ठीक है, और सिकंदर लोदी के द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? तो गुलरुखी। क्या नाम है? गुलरुखी, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? तो फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? तो तारिक ए फिरोज शाही। क्या नाम है? तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तृत ग्रंथ है। कौन? तो तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, और हरिहर और बुक्का ने 1336 में, कब? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? तो 1336 में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र हिंदू राज्य था। एकमात्र हिंदू राज्य। किसका? तो दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में तोप व बंदूक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में तोप व बंदूक लाने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो बाबर को दिया जाता है। ठीक है, और बाबर जो है सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया था। किसका? गज ए बाबरी। किसको मापने के लिए? तो सड़कों को मापने के लिए। सड़कों को मापने के लिए बाबर ने गज ए बाबरी का प्रयोग किया था। ठीक है, और बाबर जो है चित्रकला, संगीत और कविता का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, और बाबर जो है घाघरा की लड़ाई लड़ा, जिसमें वह विजय हुआ। कब विजय हुआ? तो 1529 में घाघरा की लड़ाई में। घाघरा की लड़ाई में विजय हुआ। कौन? तो बाबर। ठीक है, और बाबर का मृत्यु कब हो गया? तो 30 दिसंबर 1530 को बाबर का मृत्यु हो गया। उसके बाद उसके शव को आगरा में पहले दफनाया गया था। कहाँ? सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था। उसके बाद कहाँ पे दफनाया गया? वहाँ से तो काबुल में। आगरा के बाद काबुल में उसके शव को दफनाया गया था। ठीक है, और बाबर द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सा है? तो तुजुक ए बाबरी। क्या? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है बाबर द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सेरीकल्चर, बी एवीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी ओलेरीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेशम के कीड़े को पालने को क्या बोला जाता है? तो सेरीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, और एवीकल्चर किसको बोला जाता है? तो पक्षी पालन को। किसको? पक्षी पालने को क्या बोला जाता है? तो एवीकल्चर। ठीक है, और पीसीकल्चर किसको बोला जाता है? तो मत्स्य पालन को। किसको? मछली पालन को क्या बोला जाता है? पीसीकल्चर।
ठीक है। और ओलेरीकल्चर किसको बोला जाता है? तो सब्जियों के कृषि को, किसको? सब्जियों के कृषि को, सब्जियों के कृषि को क्या बोला जाता है? तो ओलेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए। आइए हम लोग सही मिलान करते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान स्थित है, ठीक है। और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। कौन? तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान केंद्र, ठीक है। और राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। कौन? तो राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ठीक है। और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गन्ना, बी अदरक, सी आलू, डी शकरकंद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शकरकंद करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए फ्लोरीन यौगिक, बी पोटेशियम यौगिक, सी सल्फर यौगिक, डी एसिटिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ट्रिप्सिन, बी यूरिएज, सी सल्फेटेज, डी प्रोटीएस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए B1, बी B2, सी B6, डी B12। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। और B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। क्या? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और B12 जो है किस में सहायक होता है? तो ग्रोथ में। किसमें? बॉडी के ग्रोथ में सहायक होता है। कौन? तो B12, ठीक है। और B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन। क्या? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है किसका? तो B6 का, ठीक है। और B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? तो B2 का, ठीक है। और B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीम का पूर्ण रूप क्या है? किसका? सीम का पूर्ण रूप क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डक डक गो क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए वेब ब्राउजर, बी सर्च इंजन, सी वायरस, डी न्यूज वेबसाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर्च इंजन है। कौन? तो डक डक गो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICT का तात्पर्य क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, डी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसका पूर्ण रूप है? तो ICT का। किसका? ICT का पूर्ण रूप है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सिक्किम, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य जो है भूटान के साथ अपना सीमा नहीं बांटता है। ठीक है। और बिहार के अभी सीएम कौन है? बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। ठीक है। और बिहार के डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम कौन है? तो तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव। ठीक है। और बिहार के गवर्नर कौन है? अभी बिहार के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। कौन? फागू चौहान जो है बिहार राज्य के गवर्नर हैं। ठीक है। और बिहार जो है झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो बिहार जो है 10 जिलों को स्पर्श करता है। झारखंड के 10 जिलों को स्पर्श करता है बिहार। कौन कौन? आइए देख लेते हैं। तो पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। 10 हो गया। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही झारखंड के 10 जिले हैं जिससे बिहार का बॉर्डर टच होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जिन्ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब? 11 दिसंबर 1946 को कब? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। किस रूप में? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 11 दिसंबर 1946। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग। तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किन्होंने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और एक और पुस्तक है बापू के कदमों में बाबू। बापू के कदमों में बाबू, यह पुस्तक भी कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया, डी पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यूके का संविधान अलिखित है। तो यूके में शासन कैसे चलता है? तो संसदीय परंपराओं के आधार पर। किस पर? तो संसदीय परंपराओं के आधार पर वहाँ शासन होता है। परंपराओं के आधार पर शासन होता है। कहाँ पे? यूके में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 2, बी 6, सी 5, डी 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है कौन? तो उच्चतम न्यायालय। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। कब? तो मूल अधिकार की उल्लंघन की स्थिति में। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में 5 प्रकार की रीटें जारी किया जा सकता है। ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय? तो 226। आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है कौन? तो उच्च न्यायालय। ठीक है। और राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 214 में। आर्टिकल
214 में क्या लिखा हुआ है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है। और आर्टिकल 216 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 216 में क्या लिखा हुआ है? तो उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 216 में लिखा हुआ है। ठीक है। और 231 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 231 में क्या लिखा गया है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। यह बात किस में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष विधेयक है या नहीं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक विशेष विधेयक है या नहीं। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। कौन? ओम बिरला वर्तमान में अध्यक्ष है। किसका? तो लोकसभा का। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जयदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। ठीक है। और राष्ट्रपति अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य के लिए राज्यपाल का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए आर्टिकल 153, बी आर्टिकल 155, सी आर्टिकल 156, डी आर्टिकल 161। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है? तो किसी राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है। और 161 में जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और आर्टिकल 156 में क्या है? तो राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। और आर्टिकल 155 में किसका उल्लेख है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 155 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी खेल रत्न पुरस्कार, डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी पद्म विभूषण, डी अशोक चक्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए शांतनु गुप्ता, बी संजू वर्मा, सी मृदुला रमेश, डी एम मुकुंद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संजू वर्मा इस पुस्तक के लेखक है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो द मोदी गैम्बिट
डिकोडिंग मोदी 2.0, ये पुस्तक का नाम है, जो किसके द्वारा लिखित है, तो संजू वर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी तीरंदाजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी। ठीक है, और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। ठीक है, और भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है? तो 4 राज्यों का, 4 राज्य का सीमा भूटान के साथ लगता है। वे 4 राज्य कौन हैं भारत के? देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, और असम, और वेस्ट बंगाल, और सिक्किम। भारत की यही 4 राज्य हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यही 4 राज्य का सीमा भूटान देश के साथ लगता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।